हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का ये क्लास 11th एंड 12th के ग्रामर सेगमेंट का होने वाला है और टॉपिक है सिंथेसिस। नाम तो सुना होगा आपने, सिंथेसिस का नाम तो सुना होगा। कहाँ सुना भैया? इंटरमीडिएट की ग्रामर में? ना 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 ना, इसके पहले भी आपने इसका नाम सुना है। कब सुना है भैया, कब सुना है? हाँ भाई, अरे क्लास 3rd में 4th में जब प्लांट्स पढ़े थे साइंस में, अरे फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ा? फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा ना। वो क्या करता है भैया? प्रकाश संश्लेषण करता है ना, वही तो सिंथेसिस है। संश्लेषण करना, संश्लेषण का मतलब होता है अपने अंदर ग्रहण कर लेना, यही होता है ना संश्लेषण करना। चलिए, इस शब्द से आपका दूसरा परिचय कराते हैं। कभी ऑर्केस्ट्रा देखने गए हैं आप? अरे बड़ी मज़ा आती है भाई, ऑर्केस्ट्रा लग जाता है ना तो बिल्कुल सारे हफ्ते भर की, महीने भर की, वाह वाह क्या बात है, मज़ा आ जाता है। उसमें एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? बिल्कुल लंबा चौड़ा सा हारमोनियम जैसा होता है वो। इसकी इमेजिंग भी यहाँ बना के आपको दिखा देते हैं। कुछ ऐसे होता है, ऐसे लंबा सा होता है, और यहाँ पर ढेर सारी ऐसे कीबोर्ड्स लगे होते हैं, ऐसे ऐसे। यहाँ पर दो ऐसे ऐसे स्पीकर्स लगे होते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे बटन्स होते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको कैशियो कहते हैं, कुछ लोग इसको ऑर्गेन बोलते हैं, बट एक्चुअली इसका नाम क्या है बताएं? सिंथेसिसाइजर। ध्यान से सुनिएगा, सिंथेसिसाइजर इसका नाम है। क्यों सिंथेसिसाइजर इसका नाम है? इसलिए क्योंकि ये सिंथेसिस करता है। क्या सिंथेसिस करता है? क्या चीज़ ये ऐड करता है? ये ऐड करता है कि यहाँ से जो कीबोर्ड्स लगे हुए हैं, इस कीबोर्ड से कोई भी म्यूजिक आप निकाल लें, कोई भी टोन निकाल लें, हारमोनियम का, गिटार का, सितार का, है बहुत सारी टोन्स निकल सकती है इसमें। इसके बाद जो स्पीकर्स लगे होते हैं, ये जो बटन्स लगे होती है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें, जैसे तबला बजाने वाला कोई नहीं है, नो प्रॉब्लम, गाने के इस अकॉर्डिंग जो है तबला यहाँ पे सेट कर दिए, ऑटोमेटिक तबला बजता रहेगा, आपको सिर्फ ऑर्गेन बजाना है, मजे लेना है बस। क्या करता है? ये तबले की आवाज़ को, बांसुरी की आवाज़ को, हारमोनियम की आवाज़ को मिक्स कर देता है, एक में जोड़ देता है, और दिस इज कॉल्ड सिंथेसिसाइजर। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की, क्योंकि यहाँ पर ना तो हम म्यूजिक पढ़ा रहे हैं और ना ही आपको साइंस, ठीक है। हम बात करते हैं सिंथेसिस की। ये सिंथेसिस क्या करता है? दो या उससे अधिक सिंपल सेंटेंस को एक में जोड़ देता है। अभी तक क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ने क्लास 8th में पढ़ा होगा, क्लास 10th में इंग्लिश मीडियम में ये मिलेगा, और क्लास 11th 12th में हिंदी मीडियम मिलेगा। क्या पढ़ा था आपने? सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑब्जेक्टिव। ये 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपने पढ़े थे, ठीक है। तो ये कौन से 3 सेंटेंस आ गए भैया? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कौन सी वाला है? ठीक है, ये एडवांस सेंटेंसेस है। वो बेसिक सेंटेंसेस थे जो आपने पढ़े, और ये क्या है? एडवांस ग्रामर का हिस्सा है, ये एडवांस सेंटेंसेस है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर में और सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बात करते हैं, हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो यहां पर क्या सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस की क्या कंडीशन होती है? एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, बस। बाकी उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगा हो, कितना भी लगा हो, ऑब्जेक्ट लिखा हो ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लिखा हो ठीक है, नहीं लिखा हो तब भी ठीक है, ठीक है। एक सब्जेक्ट एक वर्ब का होना जरूरी है, सिंपल सेंटेंस। यदि हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करें, तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, फिर इसके बाद एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फिर एक सब्जेक्ट, फिर एक वर्ब। यानी कि 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब होना चाहिए इसमें, और बीच में एक फेविकोल का मजबूत जोड़ जो कभी टूटे ना, मतलब कि कंजंक्शन। इसे बीच में कंजंक्शन लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। और बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास से, मतलब सबऑर्डिनेट क्लास को प्रिंसिपल क्लास से जोड़ा जाता है। मतलब एक प्रिंसिपल क्लास होता है और एक उसका सबऑर्डिनेट क्लास होता है। सबऑर्डिनेट क्लास को जोड़ने के लिए
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना पड़ता है। ठीक है, इसकी बात जब करेंगे तो विस्तार से इसकी बात करेंगे। अभी हम आपसे बात करने वाले हैं सिंपल सेंटेंस की, और ये सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए ये 8 तरीके हैं। पार्टिसिपल से, इन्फिनेटिव से, जिरेंड से, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से, एडजेक्टिव से, एडवर्ब से, कंजंक्शन से, केस इन एप्लीकेशन। ये 8 ऐसे टॉपिक्स हैं जिन 8 तरीके से हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। सिंपल सेंटेंस इन द सेंस कि कम से कम 2 सेंटेंस हो, उनको जोड़ करके हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए देखते हैं फिर। अब यहां पर सबसे पहले आप जरा देखें, एक सेंटेंस लिख के आपको दिखाते हैं। शी took her purse, she went to school। 2 सेंटेंस आपको दिखाई पड़ा। she took her purse, she went to school। दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ना है, तो क्या करेंगे भैया जोड़ने के लिए? अरे पहले ही ना जोड़ना सीखें, पहले तरीका तो सीखें। अरे भाई हम तो जोड़ के आपको दिखाई देंगे, आप समझेंगे कैसे, आप सीखेंगे कैसे? तो इसके लिए पहले हम आपको हर तरीका बताते हैं। मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था कि ऐसे ऐसे सेंटेंस अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग इन द सेंस कि बीच में देख पा रहे हैं ना, फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसका मतलब एक सेंटेंस शी टूक हर पर्स और दूसरा सेंटेंस शी वेंट टू स्कूल। 2 सेंटेंस हो गए। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है, और एक सेंटेंस बन जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट एक वर्ब है। तो इन दोनों में एक सब्जेक्ट एक वर्ब को हमें जिंदा रखना है, और एक सब्जेक्ट एक वर्ब को या तो गायब कर देना है और या तो किसी और रूप में बदल देना है, ताकि वो वर्ब जैसा काम ना करने पाए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम आपसे पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल की बात करते हैं। पार्टिसिपल की बात करते हैं। पार्टिसिपल होता क्या है भैया? ये कौन सी बला का नाम है? ये कौन सी कुछ भी कह सकते हैं आप, हम कह नहीं सकते आगे। तो पार्टिसिपल जो है ये एक्चुअली 3 होते हैं। क्या होता है इसमें? पार्टिसिपल 3 तरह का होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, एंड नंबर 3 नहीं फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल ये हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो और ये काम करता हो एडजेक्टिव जैसा। अब बताइए भाई कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा तो एडजेक्टिव जैसा काम कैसे करेगा? अरे वही तो सीखना है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी काम करे एडजेक्टिव जैसा। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग लगा हो, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हो और ये पूरा मिलके काम करे एडजेक्टिव जैसा। अब हमको ये जानना है कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा है तो एडजेक्टिव जैसा काम कैसे करेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है एडजेक्टिव जैसा काम कैसे करेगा, और वर्ब हैविंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है तो एडजेक्टिव जैसा काम कैसे करेगा। ठीक है, इसमें आपको जानना चाहिए कि एक तो होती है जनरल ग्रामर और दूसरी होती है एडवांस ग्रामर। ये एडवांस ग्रामर का हिस्सा है, दिखने में कुछ और काम करने में कुछ। दिखने में कुछ दिखाई देगा, दिखने में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिखाई देगा, दिखने में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगा, दिखने में हैविंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगा, लेकिन वो काम करेगा एडजेक्टिव का। इसका मतलब ये हुआ कि हमको सबसे पहले एडजेक्टिव के बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि ये एडजेक्टिव होता क्या है, कौन कौन से इसके प्लेसेस हैं, ये कौन कौन से काम करते हैं। इसको आप पहले नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट कर लें और फिर आपसे बात करते हैं। हम बात करते हैं आपसे एडजेक्टिव की। चलिए भैया एडजेक्टिव की बात करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए। ठीक ना, क्या कहा मैंने? नाउन
क्या बोला? नाउ। बिल्ली को बोलते कभी सुने? म्याऊ, है ना? ऐसे ही बोला जाता है नाउ, नाउन नहीं, नाउ। और इसके बाद दूसरा प्रोनाउन, ऐसे। तो एडजेक्टिव क्या काम करता है? किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। तो देखें, दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, यहां पे क्या बेटा? फ्लावर। ये तो नाउन हो गया, पक्का नाउन हो गया, है ना? और ये फ्लावर जिसकी बात कर रहे हैं वो एक्चुअली है कैसा? ये है, ऐसा है। कैसा है? ब्यूटीफुल है। इसका मतलब ये ब्यूटीफुल इसी फ्लावर के बारे में बता रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, सेंटेंस नंबर 2, दिस डॉग इज स्वीट। अब ये स्वीट क्या है? कौन सी मिठाई है भैया? ये मिठाई नहीं है, ये प्यारा वाला स्वीट है। तो ये स्वीट किसके लिए यूज हुआ है? एक्चुअली इस डॉल के लिए यूज हुआ है। और डॉल क्या है? आपका नाउन। और ये क्या हो गया? इसका एडजेक्टिव। ठीक है, अब जरा देखते हैं, क्योंकि ये स्वीट क्या है? प्यारा, है ना? कौन सी चीज प्यारी है भैया? डॉल प्यारी है। मतलब कि डॉल आपका नाउन है और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द यहाँ पे स्वीट लिखा हुआ है, ये क्या है? उसका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है। ध्यान से सुनेंगे, एडजेक्टिव ऐसा कभी मत बोलिएगा। कैसे बोलते हैं? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऐसा बोलते हैं। चलिए भाई, अब इसके बाद द मैन इन रेड टाई इज माई फ्रेंड। द मैन इन रेड टाई, आदमी कैसा भैया? रेड टाई में है ना, उसकी विशेषता नहीं है, तो ये हो गई इसकी विशेषता। इन रेड टाई, इस आदमी की विशेषता हो गई ना। ये तो हो गया आपका नाउन और ये पूरा का पूरा हो गया एडजेक्टिव जैसा काम ये कर रहा है, तीनों मिल करके। एक्चुअली इसको हम एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। और यदि इसी में मेन वर्ब भी लगा होता तब उसको हम बोलते एडजेक्टिव क्लॉज। यहाँ पर देखिए मेन वर्ब नहीं, इन रेड टाई ऐसा लिखा हुआ, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ऐसे में ये सिर्फ क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। और यदि इसमें मेन वर्ब लगा होता तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता। ठीक है, चलिए, तो अब हमको जानना यह है कि एडजेक्टिव का प्लेस कहाँ कहाँ होता है। सारा खेल प्लेस का ही है। इस ग्रामर में, एडवांस ग्रामर में सारा का सारा खेल प्लेस का है। चलिए भाई, हम आपको प्लेस दिखाते हैं। तो एडजेक्टिव का प्लेस नंबर 1, जस्ट बिफोर नाउन, just before now, just before now. Place number 2, after noun, but not just after, Number 3, just after noun, but it cannot be single word। ये तीन ही प्लेसेस हैं, चौथा कोई प्लेस एडजेक्टिव है नहीं। पहला प्लेस कौन सा है? जस्ट बिफोर नाउन, किसी नाउन के ठीक पहले का स्थान, किसी नाउन के ठीक पहले का स्थान। अब जरा देखें, दैट tall man is my neighbor, अब यहां पर देख पा रहे मैन नाउन है, इतना तो जान ही पा रहे हैं कि मैन क्या है? नाउन है। अब वो मैन है कैसा? एक्चुअली टॉल है भैया, ये टॉल है, लंबा लंबा आदमी है। कैसा आदमी है? लंबा आदमी है, ऊंचे कद वाला आदमी है। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया आपका? नाउन। और इसके ठीक पहले का स्थान क्या हो गया? एडजेक्टिव। देख पा रहे हैं ना क्या हो गया ये? अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, जस्ट बिफोर नाउन, नाउन के ठीक पहले। नाउन के ठीक पहले का स्थान किसका स्थान? एडजेक्टिव का स्थान। लेकिन
नाउन के पहले ठीक ठीक पहले वाला स्थान एडजेक्टिव का स्थान नहीं, ना 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 ना, गलती मत करिएगा। नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव का स्थान होता है, लेकिन तब जब वो नाउन के ठीक पहले वाला वर्ड उस नाउन को क्वालिफाई करता हुआ दिखाई देता। ठीक है, अब ये टॉल आखिर इसी मैन के लिए तो कहा गया है, और किसके लिए कहा गया है? इसी मैन के लिए कहा गया, तो इसका मतलब ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया क्या? नाउन। अब बात करते हैं सेकंड की, आफ्टर नाउन बट नॉट जस्ट आफ्टर। नाउन के बाद हो लेकिन तुरंत बाद नहीं होना चाहिए। चलिए, दिस कार इज न्यू। चलिए भाई, अब जो न्यू कह रहा है, एक्चुअली न्यू किस चीज के बारे में कह रहा है? आप समझ पा रहे हैं? कार के बारे में कह रहा है, किस चीज के बारे में कह रहा है? कार के बारे में कह रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये न्यू जो है आपका हुआ एडजेक्टिव, और ये कार क्या हुआ? नाउन, और ये न्यू इस कार को क्वालिफाई कर रहा, मतलब कार की विशेषता बता रहा है। कार कैसी है? नई है, बिल्कुल न्यू है। ठीक है, अब ये रूल नंबर 2 क्वालिफाई कर रहा है। देखिए, रूल नंबर 2 का फॉलो कर रहा है, आफ्टर नाउन बट नॉट जस्ट आफ्टर। ये नाउन के बाद तो लिखा है, लेकिन तुरंत बाद नहीं लिखा है। देख पा रहे हैं ना, बीच में एक दीवार खड़ी है इसकी, देख पा रहे हैं ना, बीच में दीवार खड़ी है। इसका मतलब नाउन के बाद तो लिखा हुआ है, लेकिन तुरंत बाद तो नहीं लिखा है। दूसरा प्लेस हो गया। हम तीसरे प्लेस की बात करें, इसको हटा दें, हम तीसरे की बात करें, द बॉय इन रेड कोट is the monitor, is the monitor। अब यहां पर बॉय तो आपको नाम दिखाई दे रहा है। अब वो बॉय कैसा है भैया? इन रेड कोट, लाल कोट पहना हुआ है। लाल कोट कौन पहना है? ये बॉय ही तो। ये लाल कोट कौन पहना है? ये बॉय ही तो। इसका मतलब ये तीसरा वाला रूल फॉलो हो रहा है। क्यों? क्योंकि जस्ट आफ्टर नाउन, नाउन के तुरंत बाद एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन यहां पर बट इट कैन नॉट बी सिंगल वर्ड। ये सिंगल वर्ड नहीं हो सकता। अब यहां पे देख पा रहे क्या ये सिंगल वर्ड है? इन रेड कोट, 3 वर्ड्स है, सिंगल वर्ड तो नहीं कह सकते इसको। ऐसे में ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, और ये इस नाउन को क्वालिफाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 3 ही नाउन के एडजेक्टिव के प्लेसेस हैं। एक नाउन के तुरंत बाद, एक नाउन के बाद लेकिन तुरंत बाद नहीं, और तीसरा नाउन के तुरंत बाद भी हो सकता है लेकिन वो सिंगल वर्ड नहीं। ये बात ठीक हुई। चलिए, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक हमारा क्या है? पार्टिसिपल। मेन टॉपिक हमारा पार्टिसिपल। इस पार्टिसिपल में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा होगा, ये काम करेगा एडजेक्टिव जैसा, है ना? एडजेक्टिव जैसा ये काम करेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा होगा और ये एडजेक्टिव जैसा काम करेगा। अभी अभी हमने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा था, वो क्या था? She took her purse, she went to school। देख पा रहे हैं? अब ये सेंटेंस अलग अलग हो गए, अलग अलग है भी। इस सेंटेंस को हमें एक में बना के सेंटेंस को सिंथेसिस करना है, मतलब कि एक में जोड़ देना है। 2 सेंटेंस है, 2 सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब यहाँ है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब यहाँ है। तो ऐसे में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हमको जिंदा रखना है, और दूसरा सब्जेक्ट दूसरा वर्ब या तो गायब कर देना है या तो उसका रूप बदल देना है, उसकी फॉर्म को चेंज कर देना है। चलिए, तो क्या करना है इसमें? प्रेजेंट पार्टिसिपल में सेंटेंस 2 तरीके से बन सकते हैं। नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं, यहां पे लिख देते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज, और सेकेंड प्रेडिकेटिव यूज, है ना? अभी हम एट्रीब्यूटिव यूज की बात कर रहे हैं। अभी हम एट्रीब्यूटिव यूज की बात कर रहे हैं। एट्रीब्यूटिव यूज कह सकते हैं, सब्जेक्टिव यूज कह सकते हैं। ठीक है, इस दोनों तरीके से नाम से कह सकते हैं। अब देखना यह है इसमें पहचान क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
पहचान क्या है इसकी, कैसे हम जाने कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से सेंटेंस हमारा बनने वाला है, इसको पहचाने कैसे? इसको पहचाने कैसे? सबसे पहली शर्त इसकी ये है कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट समान होना चाहिए। चलिए यहां पर सी हटा करके हम सीता लिख देते हैं। सीता टुक हर पर्स, शी वेंट टू स्कूल। सीता ने अपना पर्स उठाया और वो स्कूल चली गई। आप जरा सोचें, जब सीता ने पर्स उठाया तो स्कूल क्या आप जाएंगे? कौन जाएगा? सीता ही जाएगी ना। इसका मतलब ये जो काम करने वाली है ये भी सीता है, और ये जो काम करने वाली है ये भी सीता है। दोनों सीता ही काम कर रही है। तो ऐसे में एक जगह सीता लिखा है, एक जगह शी लिखा है, अगर हम इन दोनों में से किसी एक को चुन ले तो काम हो सकता है। ठीक है, तो जब हमारे सामने नाउन और प्रोनाउन दोनों मिलते हैं तो हम उसको नाउन को प्रीफर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सीता को हमें बचाना है और शी को हमें गायब कर देना है। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या? अब इसमें देखना, ये पहली पहचान हो गई। पहली पहचान क्या? दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट समान होना चाहिए, पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? देखना यह है कि इन दोनों कामों में कौन सा काम पहले हुआ है। मतलब कि पहले उसने पर्स उठाया या पहले स्कूल गई। अरे भाई स्कूल जाएंगे उसके बाद बस्ता उठाएंगे क्या? ना ना, पहले बस्ता उठाएंगे तब स्कूल जाएंगे। आप जाते हैं स्कूल ना, बस्ता लेके जाते हैं कि बस्ता छोड़ के जाते हैं? ना ना, बस्ता उठा के जाते हैं। तो पहले उसने क्या किया? बस्ता उठाया, मतलब अपना बैग उठाया, अपना पर्स उठाया, और इसके बाद दोबारा वो स्कूल चली गई। उसके बाद स्कूल चली गई। ठीक है, अब देखना यह है कि जो काम पहले हुआ है इस पहले वाले वर्ब को हमें वर्ब नहीं रहने देना है। तो क्या करना है भैया? उसको बना देना है पार्टिसिपल। ये काम कर देना है। तो लिखा हुआ है टुक हर पर्स, सीता टुक हर पर्स। अब यहां से जो टुक लिखा हुआ है इस टुक को फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। तो टुक का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? टेक। क्या होता है? टेक। इसमें आईएनजी लगा देंगे। चलिए, टेकिंग हर पर्स ऐसा लिख दिया। टेकिंग लिखा, फिर हर पर्स लिख दिया। यहां इसको बनाया, बाकी जो बचा उसको लिख दिया। फिर अब यहां पर लिखा है सी, यहां पे लिखा है सीता। हमको दोनों में से कोई एक बचाना है भाई, तो हम सीता को बचाएंगे ना, नाउन को बचाएंगे, प्रोनाउन को थोड़ी बचाएंगे। चलिए, तो सीता यहां पे लिख दिया सीता, और दूसरा वाला सेंटेंस पूरा का पूरा उतार दिया, वेंट टू स्कूल। अब जरा ध्यान दे इस सेंटेंस में कि सीता वेंट टू स्कूल। यहां पर तो ये वर्ब ठीक है क्योंकि सीता लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, बात तो ठीक है, सेंटेंस का वर्ब है। लेकिन क्या यहां पर ये वर्ब रह गया? रह गया क्या? चेक कर लें। आईएनजी लगा हुआ है तो इसके ठीक पहले कोई इज, एम, आर, वाज, वेर में से आना चाहिए था ना? नहीं आया। इसके ठीक पहले कोई सब्जेक्ट भी तो आना चाहिए था ना? नहीं है। इसका मतलब ये मेन वर्ब है ही नहीं। अब ये मेन वर्ब जैसा काम कर ही नहीं सकता। तब क्या काम कर रहा है? तब ये हर पर्स के बारे में बता रहा है, हर पर्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या उठाया भैया? क्या उठाया? क्या उठाया? अपना पर्स उठाया। और क्या उठाया? अपना पर्स उठाया, अपना पर्स लेके गई। ठीक है, तो ऐसे में ये क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? नाउन हो गया। यहाँ पर जो हर है सिर्फ ये अधिकार बताने का काम कर रहा है। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। ना ना ना, मार्कर है भाई। क्या माई लिख देने से, क्या माई बोल देने से इसमें कहीं पूछ निकल आई क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कहीं कुछ इसमें पूछ निकली है माई बोल देने से, है ना? ये तो सिर्फ अधिकार बताने वाला शब्द है। एक्चुअली नाउन तो नाउन ही है। सिर्फ माई पेन ऐसा बोल दिया मैंने, तो इसमें तो कहीं पूछ निकली नहीं, कहीं तो मूछ भी नहीं दिखाई दे रही इसमें, है ना? सिंपली है, सब तरफ देख ले रहा हूं मैं, जरा सा भी कोई अंतर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये सिर्फ अधिकार बताने के लिए यूज होता है, इन नाउन पर कोई फर्क नहीं डालता है। इसका मतलब ये एडजेक्टिव हुआ और इसके तुरंत बाद इस नाउन को ये क्वालिफाई करना शुरू कर दिया, और क्या हो गया? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, और वो भी एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है? मेन वर्ब के पहले प्रयोग होता है तो एट्रीब्यूटिव यूज, मेन वर्ब के बाद प्रयोग होता है तो प्रेडिकेटिव यूज। अब सिंपल सेंटेंस की जो शर्त है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक प्रेडिकेट होना चाहिए। आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट पता है? नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नाम से एक वीडियो पड़ी है, उसको आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। चलिए, तो यहां जो है वेंट से लेकर के पूरा यहां तक प्रेडिकेट हो गया।
ये प्रेडिकेट हो गया, और सीता से लेकर के पूरा यहां से यहां तक क्या हो गया, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट पार्ट में होने के नाते इसको कहा गया एट्रीब्यूटिव यूज। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं। अब जरा देखें, अभी हमको दोनों सेंटेंस में मेन वर्ब दिखाई दिया। यदि दोनों सेंटेंस में मेन वर्ब ही ना हो तब क्या करें भैया, तब तो परेशानी वाली बात हो जाएगी। चलिए, द टाइगर was hungry. He killed a hefty bullock. Hefty bullock. अब यहां पर जब टाइगर हंग्री था तो वही तो बुलक को मारेगा, कोई दूसरा तो मारेगा नहीं। भाई भूख टाइगर को लगी है तो टाइगर ही बुलक को मारेगा। बुलक का मतलब समझते हैं ना, बैल। हाँ, चलिए, तो टाइगर हंग्री था तो बुलक को मार रहा है। टाइगर हंग्री नहीं होता बुलक को क्यों मारता? इसका मतलब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट समान है। दूसरा, पहले उसको भूख लगी कि पहले उसने बैल को ही मार दिया? ना ना, पहले भूख लगी होगी ना, तब उसने शिकार ढूंढना शुरू किया होगा, फिर बैल मिल गया, उसको मार दिया। ठीक है, अब यहां पर देखना यह है कि जो वाज लगा हुआ है ये एक्चुअली लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब तो है नहीं। लिंकिंग वर्ब है क्योंकि इसके तुरंत बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है। यदि ये लिंकिंग वर्ब है तो इसमें तो वाज में हम आईएनजी लगा नहीं सकते, वाजिंग तो लिख नहीं सकते। गलत हो जाएगा भाई, ऐसा तो लिखा नहीं जाता। बच्चे ऐसी बचपना कर सकते हैं, आप तो नहीं कर सकते भाई। क्लास 11th में, क्लास 12th में ऐसा बचपना आप कर नहीं सकते। तो क्या करेंगे इसमें, हम इनके पिताजी के पास जाएंगे। इनके पिताजी कौन है भैया? BE, इनके पिताजी हैं। बी से ही तो निकले 5 लोग, इज एम आर वाज वर्ब, 5 लोग निकले। यहाँ पे क्या लिखा है? वाज लिखा हुआ। चलिए भाई, तो क्या करते हैं, इनके पिताजी से हेल्प मांगते हैं और उसमें आईएनजी लगा देते हैं, बीइंग, और ये हंग्री यहां पर हम इसके आगे लिख देंगे, बीइंग हंग्री। अब यहां पर द टाइगर लिखा है, यहां पर ही लिखा है, तो द टाइगर यहां पे शिफ्ट कर देंगे हम। चलिए, टाइगर killed a hefty bullock. The tiger killed a hefty bullock. ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब जरा देख पा रहे हैं, killed लिखा हुआ, ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया, द टाइगर से लेके यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट पार्ट हो गया। एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया, सेंटेंस बन गया क्या? सिंपल। और देखना यह है कि being hungry माने भूख लगने पर the tiger killed a bullock। देखना यह है कि यहां पर जब बीइंग लगाते हैं पर या कर, ऐसा इसका अर्थ आता है। भूख लगने पर उसने बैल को मार दिया। ये हो गया आपका। अब इस तरीके से सेंटेंस को आप वेरी सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, द बॉय वॉज पनिश्ड। द बॉय वॉज पनिश्ड, ही began to cry। चलिए, बड़ा बच्चा है ना, वीक कर देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे क्राई करते हैं, जोर जोर चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं, है ना। आप बड़े हो गए ना, आप तो जोर से रोएंगे नहीं, आप धीरे धीरे रोएंगे, हाँ ऐसे करके रोएंगे। तो ऐसे में क्या है, वीक लिख दिया। वीक का मतलब समझते हैं ना, वीक का मतलब रोना, लेकिन ऐसा रोना कि आवाज बगल वाले को न सुनाई दे। और क्राई का मतलब रोना, जैसे बच्चे रोते हैं पूरा मोहल्ला जान जाता है कि बच्चा रो रहा है ना। चलिए, अब यहां पर आप ध्यान दे पा रहे हैं, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। द बॉय वाज पनिश्ड, वाज लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ। पैसिव वॉइस जानते हैं ना, इज एम आर वाज वर्ब, किसी भी ऑक्सिलरी के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही तो लगती है उसमें। कभी पैसिव वॉइस में सेकंड फॉर्म भी देखा क्या? कभी नहीं लगती, थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है। ठीक है, यदि ऐसा लिखा हो हमको थर्ड फॉर्म जैसा दिखाई दे, ऑक्सिलरी के साथ थर्ड फॉर्म दिखाई पड़ जाए, मतलब लग जाए हमको कि ये पैसिव वॉइस में है, तब क्या करते हैं, तब करते हैं हैविंग बीन punished। द बॉय यहां से यहां शिफ्ट कर देंगे, जैसे अभी तक करते रहे हैं। द बॉय began to weep, ध्यान दे पा रहे ना, began to weep प्रेडिकेट हो गया भैया, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, सेंटेंस आपका सिंपल हो गया। अब आपकी बुक में एक्सरसाइज में जितने भी सेंटेंस इस तरह के हैं, उन सेंटेंसेस को आप वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, सॉल्व करिएगा। जहां कहीं परेशानी आएगी कमेंट करके हमको बता सकते हैं। दूसरा, दोबारा 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 बार बार खोल करके, बार बार घुमा घुमा करके इसको देख करके जब तक अच्छी तरह से मैच्योर ना हो जाइएगा तब तक रुकिएगा मत। इसको पढ़ने के लिए आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पर रहकर बार बार प्रैक्टिस करके इसको अच्छी तरह से सीख सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि इसी पार्टिसिपल को हम प्रेडिकेट पार्ट में यूज करना चाहें, प्रेडिकेटिव यूज में करना चाहें तो क्या होगा भैया? तो बहुत सिंपल है भाई। देखिए, I saw a girl, she was carrying a basket। अब यहां पर देखें, अब यहां पर कंडीशन हमारी चेंज हो गई। वो क्या कंडीशन बनी? यहां पर एक सब्जेक्ट है I और यहां पर सब्जेक्ट है she। इसका मतलब कि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट समान नहीं है। तो देखना है कि जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट समान नहीं है तो क्या एक सेंटेंस का सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस के किसी वर्ड से मैच कर रहा है क्या? चेक करेंगे। तो ये शी किसके लिए यूज हुआ है? एक्चुअली इसी गर्ल के लिए यूज हुआ है ना। आई सॉ अ गर्ल, मैंने लड़की को देखा, शी वाज कैरिंग अ बास्केट, टोकरी लेके जा रही थी। वो लड़की को देखा तो टोकरी तो वही ले जाएगी ना, जब उसी को देखा तो उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो क्या करेंगे हम? तो ये सी उठा करके इसी में सबमर्ज कर देंगे, मतलब कि सी को उठा के गर्ल के साथ शामिल कर देंगे। इसका मतलब हम गर्ल लिख देंगे और शी नहीं लिखेंगे। अभी आपसे बात की कि जब सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन दोनों एक साथ लिखे हों तो ऐसे में हमको नाउन को प्रीफर करना चाहिए लिखने के लिए। तो ऐसे में ये गर्ल लिखा हुआ है तो दोबारा हमको शी लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस हम एक बना रहे हैं और दो सब्जेक्ट की हमको जरूरत नहीं है। तो ऐसे में हम एक सब्जेक्ट लिखेंगे, वो क्या? वो केवल हमारा आई रहेगा और दूसरा वाला सब्जेक्ट इसी में सबमर्ज हो गया। इसका मतलब ये शी इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन गया। अब ध्यान दें कि जब ये सब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या इस ऑक्सिलरी की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है भाई, क्योंकि ऑक्सिलरी तो हमेशा हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं ना। सब सिमिलर सब्जेक्ट सिमिलर वाली ऑक्सिलरी लगेगी। शी लिखा है तो वाज है, दे लिखा होता तो वेर होता, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे ना। तो जब यहां से सब्जेक्ट ही इसका हम हटा दिए तो ये ऑक्सिलरी भी तो हट ही जाएगी। और हमको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो पार्टिसिपल बन सकता है कब? जब उसके तुरंत बाद कोई नाउन लगा हो। तो चलिए सेंटेंस को देखते हैं। आई सॉ a girl carrying a basket। I saw a girl carrying a basket। अब जरा देखें, I saw a girl, she was छोड़ दिए, carrying a basket। अब carrying लिख दिया हमने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा है और इसके तुरंत बाद क्या लिखा है? एक नाउन। और अभी अभी आपने देखा, इसके ठीक पहले आपने देखा कि नाउन के ठीक पहले वाला क्या होता है भैया? एडजेक्टिव होता है। और मैं जरा भैया आपको कर रहा हूं कहीं आप हमको राहुल गांधी तो नहीं समझ रहे? राहुल गांधी से हाँ भैया ऐसे, तो हाँ भैया ऐसे ही होता है ना, ऐसे मत समझ लीजिएगा। हाँ, तो आई सॉ अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट। ये बास्केट क्या है? नाउन। और इसके ठीक पहले वाला क्या? एडजेक्टिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा हुआ है, एडजेक्टिव। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंटेंस का वर्ब कहाँ है? यहाँ ये वर्ब है और इतना पूरा का पूरा क्या हो गया? आपका प्रेडिकेट हो गया। और ये क्या बच गया? आपका सब्जेक्ट बच गया। इसका मतलब ये पार्टिसिपल आपने यूज किया, प्रेडिकेट पार्ट में यूज किया और इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? प्रेडिकेटिव यूज, ऐसा इसको कहा जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से जितने भी सेंटेंस होंगे वेरी सिंपली आप इसको बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पास्ट पार्टिसिपल की। अब आ गई बात हमारे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम करता हुआ दिखाई दे ये एडजेक्टिव का। ठीक है, बहुत ही सरल है भाई, तो उससे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी आसान है। कैसे? देख लीजिए।
he bought a chair. It was broken. उसने क्या खरीदी भाई? एक कुर्सी खरीद लाया। नहीं रहा होगा भाई घर में बैठने के लिए, खरीद तो लाया, लेकिन पता चला कि वो तो टूटी हुई है। इट वॉज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है, वापस करने जाना पड़ेगा। ठीक है ना? अगर इसी दोनों बातों को, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, देख पा रहे हैं? यदि हमको इन दोनों सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को जिंदा रखना हो तो बहुत ही सिंपल बात करनी है। ये ब्रोकन जिसके बारे में कह रहा है, टूटी हुई, ये एक्चुअली क्या है? ये इस चेयर के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? इस ब्रोकन को उठाएंगे, वर्ब के पहले लिख देंगे, सॉरी नाउन के पहले लिख देंगे, तो क्या हो गया? He bought a broken chair. He bought a broken chair. अब यहां पे देख पा रहे हैं नाउन, चेयर आपका नाउन हुआ, इसके ठीक पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, देख पा रहे हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसलिए क्या हो गया? ये आपका पास्ट और पार्टिसिपल हो गया, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, आगे I found my purse, फुल स्टॉप करके it was lost, पर्स ही खो गया था भैया, पर्स ही खो गया था, तो क्या हो गया? लेकिन मिल तो गया ना, खुशी की बात यह है कि मिल गया। तो I found my purse, मुझे मेरा पर्स मिल गया। it was lost, ये खो गया था। क्या खो गया था भैया? पर्स खो गया था ना। तो क्या करेंगे? ये लॉस्ट उठाएंगे और इसी पर्स के पहले लाके प्लेस कर देंगे, इतना सा सिर्फ काम करना है। तो I found my lost purse, I found my lost purse। इस प्रकार से हम पास्ट पार्टिसिपल को भी बना सकते हैं, बट ध्यान रखना है इसमें कि कौन सा ऐसा वर्ब यहाँ दिखाई पड़ रहा है, वर्ब जैसा दिखाई पड़ रहा है जो किसी नाउन को क्वालिफाई करने की क्षमता रखता है, नाउन को क्वालिफाई कर सकता है, तब वो कहेंगे हम उसको पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब लास्ट ऑफ इसका सेगमेंट बचता है परफेक्ट पार्टिसिपल, हम उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, काम करना चाहिए एडजेक्टिव जैसा। ठीक है, इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? आप जरा दोनों कंडीशन को ध्यान से समझें, प्रेजेंट पार्टिसिपल की कंडीशन को और परफेक्ट पार्टिसिपल की कंडीशन को। प्रेजेंट पार्टिसिपल कंडीशन क्या है? शी took her tiffin, she went to office। दूसरा, she ate her food, she went to office। यहाँ पर हम शी के स्थान पर कुछ और कर देते हैं भाई, इन्हें कंफ्यूजन आपके सामने रहेगा। राधा, राधा, राधा took her tiffin, she went to office। ये पहले वाला सेंटेंस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इससे बनेगा। क्यों बनेगा? इसलिए बनेगा कि उसने अपना टिफिन उठाया और ऑफिस चली गई। मतलब टिफिन को उठाया फिर रखा थोड़ी, उठा के लेके चलती बनी, है ना। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में क्या है? राधा एट हर फूड, राधा अपना खाना खाया और फिर ऑफिस गई। इसका मतलब खाना खाते खाते नहीं गई ना, पहले खाना खा के खत्म कर लिया, मतलब एक काम पूरा कर लिया, तब दूसरा काम शुरू किया। खाना खाने का काम फिनिश किया, इसके बाद तब ऑफिस गई। इसका मतलब इसीलिए इसको परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट का मतलब समझते हैं ना, जब एक काम पूरा हो जाए उसी को परफेक्ट बोलते हैं। परफेक्ट हो गया भाई। तो यहाँ पर क्या है? इस तरह के सेंटेंस को हम परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाते हैं। आप जरा देखें, आप देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक है, यस। पहले खाना खाया फिर ऑफिस गई, यस।
लेकिन यहाँ पर एक छुपी हुई कंडीशन लगी हुई है। वो कंडीशन क्या है कि पहले ये काम कंप्लीट हुआ तब उसका दूसरा काम शुरू हुआ। पहले खाना खाने का काम फिनिश किया, ऐसा तो नहीं कि टिफिन उठाया और खाते 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 ऑफिस पहुंच गए, ऐसा तो होता नहीं। ठीक है, तो पहले टिफिन खा के फिनिश किया, फिर इसके बाद काम शुरू किया दूसरा वाला। तो क्या करेंगे यहाँ कि राधा हैविंग टेकन, ना ऐसे हैविंग टेकन नहीं बल्कि ईटन, हैविंग ईटन हर फूड, और राधा went to office. Having eaten her food, Radha went to office. अब went to office इतना तो इसका प्रेडिकेट हो गया और ये पूरा पोर्शन ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक बात और जानने वाली है कि यदि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो क्या ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस जैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आपने टेंस पढ़ा था प्रेजेंट का परफेक्ट उसमें हैज, हैव ऐसा लगाया था, पास्ट के परफेक्ट में हैड लगाया था और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव लगाया था। ठीक है, हैविंग जैसा ऑक्सिलरी वर्ब तो कहीं लगाया नहीं था। एक्चुअली ये ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं। यदि ऑक्सिलरी वर्ब होता तो इसके ठीक पहले एक सब्जेक्ट होना चाहिए था और वो सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। इट मीन्स ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है बल्कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आप सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस एक और आपको करके दिखाते हैं। ही द वर्कर्स finished the work or they went home. The workers finished the work means workers ने काम पूरा कर दिया और इसके बाद घर चले गए। तो पहले काम पूरा कर दिया तब घर गए ना, कि आप फैक्ट्री में से काम करते करते घर चले। कौन सी मशीन रास्ते में मिलेगी काम करने के लिए? ठीक है, तो क्या हुआ, पहले काम पूरा कर लिया फिर इसके बाद घर गए। काम वही करना है हमको, हैविंग फिनिश्ड लिख देना है। चलिए, हैविंग फिनिश्ड द वर्कर्स, यहां वर्कर्स लिखा है, दे लिखा है, तो हम नाउन को प्रेफर करेंगे। द वर्कर्स वेंट होम। इस तरीके से ये परफेक्ट पार्टिसिपल से भी सेंटेंस बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आपका मन करेगा उतनी बार देखिएगा और अपने दोस्तों को भी, जिनको आप दोस्त कहते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि उनको भी कुछ ग्रामर में आ जाए, उनको भी जरूर प्रेफर करिएगा इसको देखने के लिए, जिससे कि ये बातें उन तक भी आसानी से पहुंच सकें और बार बार इसको देख करके कम से कम इतने टॉपिक पर आपका कमांड हो जाना चाहिए, तब तो पढ़ने का फायदा होगा। इसी के साथ हैव ए नाइस डे।